हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने स्पेस प्रोग्राम वाले कार्यक्रम का एक नेक्स्ट पार्ट लेकर। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ हम ऑर्बिट्स के बारे में जानेंगे जहाँ पर सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इसरो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर है। ये सभी संस्थानों की नोडल एजेंसी है। क्या कह सकते हैं हम लोग, नोडल एजेंसी मतलब ये सभी संस्थानों का सेंटर है मान लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा है अपना आइजैक इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये इसका भी कहाँ है, ये सेंटर, इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो बेंगलोर में है। ये जो होगा इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आइजैक, जो कि बेंगलोर में एक कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करता है। हम जो भी सैटेलाइट भेजते हैं उनका निर्माण यहीं होता है। तीसरा देखिए सैक है, जो कि इसका हेडक्वार्टर देखिए अहमदाबाद में है और यहाँ भी उपग्रह का निर्माण होता है। तो उपग्रह का निर्माण एक तो आपका कहाँ होता है, आइजैक बेंगलुरु में, और एक होता है अहमदाबाद में। इसके बाद देखिए तीसरा है आपका VSSC, जिसको हम जानते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से। और ये विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ है, आपका हेडक्वार्टर देखिए तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ से हम लॉन्चिंग व्हीकल्स का निर्माण करते हैं। SLV, PSLV, इन सब का निर्माण कहाँ हुआ है, आपका VSSC में हुआ है, ठीक है। तो लॉन्चिंग व्हीकल्स का निर्माण जो होता है वो होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। तीसरा देखिए MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जिसका हेडक्वार्टर आप देखें तो ये दो जगह पर है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। एक तो है आपका भोपाल में और एक तो है आपका हासन कर्नाटक में। भोपाल में और हासन कर्नाटक में। इनका काम क्या है, सैटेलाइट कंट्रोल करना। मास्टर कंट्रोल का काम क्या है, सैटेलाइट को कंट्रोल करना। हम जो भी IRS इंडियन रिमोट सैटेलाइट या दूर संवेदी उपग्रह या दूरसंचार उपग्रह इनसेट जो भेजते हैं उनका जो कंट्रोल होता है इसी भोपाल और हासन से होता है। तीसरा है इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका क्या काम है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो होता है वो क्या करेगा, जो हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो जो भी सूचनाएं या डाटा प्रोवाइड करता है उन डाटा का कलेक्शन करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डाटा कलेक्शन का काम करता है, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। तो एक याद रखिए कि NRC का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके 6 रीजनल सेंटर्स भी हैं, ठीक है। इस NRSC के 6 रीजनल सेंटर्स हैं और ये 6 रीजनल सेंटर जो हैं ये कलेक्ट करते हैं डाटा को और फिर NRC में भेजते हैं। तो 6 रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ हैं देखते हैं। पृथ्वी क्या बोलते हैं, भारत के अब चारों कोना में देख लीजिए। ऊपर की ओर देहरादून उत्तराखंड, ठीक। नीचे में जाएंगे तो बेंगलुरु, पश्चिम में जाएंगे तो जोधपुर, पूर्व में जाएंगे तो खड़गपुर, उत्तर पूर्व में जाएंगे तो शिलोंग और सेंटर में है आपका नागपुर। तो इस तरह से इसके 6 रीजनल सेंटर हैं, जिसको हम क्या जानते हैं, जैसे कि खड़गपुर को हम वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बोलते हैं, शिलोंग को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो इस तरह से हम उसको नाम देते हैं अलग अलग। और ये सभी सेंटर क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजेगा उन डाटा को कलेक्ट करते हैं और NRC में भेजते हैं। तो ये रहा आपका ये। एक है आपका IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो मौसम संबंधी जानकारी प्रोवाइड करेगा। हेडक्वार्टर याद रखिए कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक कॉरपोरेशन है अंतरिक्ष, जिसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसका काम क्या है, ये वेबसाइट की इकाई है हमारी। जो भी डीलिंग होती है, हम लोग को जो विदेशी सैटेलाइट को भेजना है तो इसकी जो डीलिंग होती है, डील जो होता है वो किसके माध्यम से होगा, अंतरिक्ष के माध्यम से होगा। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है जिसके बारे में हमें चर्चा करना था। अब इसके बाद जो हम देखेंगे सीधा हम किसके बारे में आते हैं, ऑर्बिट्स के बारे में देखते हैं कि ये ऑर्बिट क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग के क्या ऑर्बिट को देखते हैं। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट मतलब क्या, कक्षा जिसके परितः क्या होगा कि मान लीजिए आपका अर्थ है और अर्थ के परितः जो होगा चारों ओर सैटेलाइट जिस पाथ का अनुसरण करता है उसको हम बोलते हैं कक्षा, ठीक है। अगर आप ऊंचाई जैसे जैसे आप पृथ्वी के सरफेस ऊपर जाते हैं
तो हम बोलते हैं कि अलग अलग जो होते हैं हमको क्या मिलते हैं, कक्षाएं मिलती हैं, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए आप बोर्ड पे अब देखेंगे कि पृथ्वी के सरफेस से जैसे ही हम 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो एक लाइन मिलती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन लाइन। 100 किलोमीटर या 62 माइल, तो यहाँ पर होते हैं कार्बन लाइन। ठीक है, ये कार्बन लाइन क्या होता है, इसके उस पार से ही आपका क्या हो जाएगा, जो होगा ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ उसके उस पार से ही हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। अगर हम लोग कार्बन लाइन के नीचे सैटेलाइट को लॉन्च करते तो क्या होगा, सैटेलाइट जो होगा वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा, तो पृथ्वी पे गिरने का डर ज़्यादा है। दूसरा, वहाँ जो होता है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो सैटेलाइट के नष्ट होने का अलग डर है। ठीक है, इसलिए हम जब भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं कार्बन लाइन के उस पार होता है। जो सबसे नियरेस्ट सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं नियो, जिसको होता है नियर अर्थ ऑर्बिट। ये 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम क्या करते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट करते हैं। ये जो नियर अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर आपका जितना भी स्पेस स्टेशन जो बनाए जाते हैं, आप सुनेंगे अलग अलग स्टेशन अलग अलग देशों के, यूएसए के, रशिया के, चाइना के स्पेस स्टेशन है, तो सारे स्पेस स्टेशन कहाँ बनते हैं आपके, नियर अर्थ ऑर्बिट पर। इस बात को याद रखेंगे, नियर अर्थ ऑर्बिट। कभी कभी अगर लियो भी दे दिया तो भी आप बोल सकते हैं कि लियो में जो होता है स्पेस स्टेशन होता है। उसके ऊपर आप जैसे ही जाएंगे एक और सरफेस मिलेगी 600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के रेंज पर, उसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। 600 से 2000 पे लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, उसके ऊपर आप जाएंगे 2000 से 35000 पर, तो आपको मिलेगा मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, 2000 से 35000। अब 35000 से 36000 पे आप जाएंगे तो एक अर्थ ऑर्बिट मिलता है, इसको यहाँ मैंने लिखा हायर अर्थ ऑर्बिट, इसको आप जियो कर लीजिए, हायो या जियो, क्या होगा, जियो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं कि ये क्या क्या है, क्या क्या बात करता है। तो नियो पे मुझे कुछ नहीं बताना है, नियो का आप समझ जाइए कि 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर का जो रेंज होता है वो नियो का होता है, नियर अर्थ ऑर्बिट का, जहाँ पर स्पेस स्टेशन बनते हैं। अब हम जो बात करेंगे लियो से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ऑर्बिट क्या होता है। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब मान लीजिए कि मैंने अर्थ से कोई पत्थर उछालता हूँ, अगर मैं सीधा सीधा उछालता हूँ तो क्या होगा, वो सीधा सीधा 90 डिग्री पे आके गिरेगा। अगर मैं प्रोजेक्शन के साथ फेंकता हूँ, यानी कि मैं कुछ एंगल के साथ फेंकता हूँ 45 डिग्री 60 डिग्री, तो क्या होगा, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए कैसे, सीधा सीधा फेंका मैंने पत्थर, ये ऊपर गया और उसी रास्ते से वापस आ जाएगा नीचे। कुछ प्रोजेक्ट करके फेंका, कुछ इस तरह से आएगा, और थोड़ा तेज़ फेंका तो यहाँ पास आएगा, और ज़्यादा तेज़ फेंका तब क्या होगा, ये अब यहाँ पास है तो क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर ऐसा रोटेट करने लग जाएगा। किस पाथ पर, इस पाथ पर रोटेट करना चालू कर देता है। और यह पाथ क्या होता है, आपका कक्षा कहलाता है, यही आपका ऑर्बिट है। यानी कि सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर जिस पाथ का अनुसरण करता है, जिस पाथ पे वो ट्रेवल करता है, उसी को हम बोल देते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो ये किस कारण हुआ, देखिए यहाँ पास जैसे ही आया तो ये क्या हो गया, पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग गया। आपने एस्केप वेलोसिटी सुना होगा, जो कि पृथ्वी का कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम किसी पत्थर को, ठीक है, और सैटेलाइट को भी समझ लीजिए, अब यहाँ पत्थर से समझते हैं, अगर मैं किसी पत्थर को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकूँ तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर चला जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर चला जाएगा, मतलब वो पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा। यही यहाँ पास भी हो रहा है। जब हम क्या करते हैं, किसी सैटेलाइट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से छोड़ते हैं तो क्या करेगा, वो पृथ्वी के सरफेस, पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाता है। ये देखिए अर्थ है, मान लीजिए ये कोई सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर मूव कर रहा है। अब देखिए पृथ्वी पर क्या लग रहा है, ये तो इसकी वेलोसिटी है। अब देखेंगे कि पृथ्वी पर सैटेलाइट पर पृथ्वी के कारण नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, और उसके ऊपर उसके मास के कारण क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, उसके मास के कारण उसके ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, और ये दोनों फोर्स जब इक्वल होते हैं तभी क्या होगा, ये सैटेलाइट जो है इस कक्ष के परितः मूव करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इस पाथ में ट्रेवल करेगा वो। यहाँ हो क्या रहा है, जैसे ही
क्या बोलते हैं, ये इस वेलोसिटी से आगे बढ़ता है तो ये इस पाथ पे कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये दोनों क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, और इसके कारण क्या होगा, ये जैसे इधर बढ़ना चाहेगा ये इसके पाथ को मोड़ के इधर ले आएगा, इस पॉइंट पे आएगा तो इसका क्या है वेलोसिटी किधर है, इस साइड है। लेकिन क्या होगा, फ्रिक्शन जो ग्रेविटी फोर्स है पृथ्वी का वो और इसका जो है क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो क्या करेगा, वो इस वेलोसिटी को बार बार इधर डाइवर्ट करते हुए ले जाएगा। जैसे जैसे ये ऐसा मूव करना चालू करेगा वेलोसिटी से, ये इधर दबते जाएगा और इस तरह क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करना चालू कर देता है। यही क्या होता है हमारा ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो हमको देखना है ये ऑर्बिट्स क्या हैं, उनके क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। पहले देखते हैं हम अब लियो को, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्या है, एक तो इसकी हाइट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, इस किलोमीटर पर जो भी हमको क्या बोलते हैं इस ऊंचाई पर हमको क्या मिलेगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट मिलेगा। ठीक है, इस ऊंचाई पर हमको क्या मिलेगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट। विशेषता क्या है, देखिए इस कक्षा में हम जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट पर जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया वो कैसे होते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ जो भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो होते हैं पोलर सैटेलाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ जो होता है सैटेलाइट वो हमेशा उत्तर से दक्षिण में मूव करता है। यही अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ जो ट्रेवल करेगा वो किस तरह से नॉर्थ टू साउथ पोल में मूव करता है। इसीलिए ये जो लियो सरफेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सैटेलाइट है वो कैसे होते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर मूव करते हैं। ठीक है, या दक्षिण से उत्तर बोलिए, तो पोल टू पोल मूव करते हैं। सैटेलाइट जो होगा कैसे मूव कर रहा है, पोल टू पोल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सैटेलाइट हैं पोलर सैटेलाइट, इनका आवर्तकाल कितना होगा। ठीक, आवर्तकाल कितना है, 90 मिनट टू 130 मिनट। तो 90 मिनट टू 130 मिनट आवर्तकाल कहने का क्या मतलब है कि जो सैटेलाइट हैं यहाँ पास वो क्या करेंगे, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 130 मिनट का समय लेंगे। ठीक है, या तो 90 से 130 मिनट का समय लेंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, 24 घंटे के अंदर जो होगा सैटेलाइट वो पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेगा। ठीक है, पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेगा। और यहाँ जो सैटेलाइट होते हैं वो कैसे सैटेलाइट होते हैं, दूर संवेदी सैटेलाइट होते हैं, IRS होते हैं। यहाँ जो सैटेलाइट होते हैं, हम जो छोड़ते हैं सैटेलाइट वो क्या होते हैं, IRS है ना, इंडियन रिमोट सैटेलाइट। ठीक है, दूर संवेदी उपग्रह। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट होंगे बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि IRS होता है, दूर संवेदी उपग्रह होता है। और ये जो दूर संवेदी उपग्रह होता है ये पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये पोल टू पोल मूव करते हैं। ठीक है, दूर संवेदी उपग्रह का क्या काम है, ये इमेज लेता है, हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं या हमारे बॉर्डर है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम जो भी काम करते हैं उन सारे चीज़ों के लिए ये क्या करता है, इनका इमेज लेता है, फ़ोटो खींचता है ना। तो ये इमेजिंग सैटेलाइट हैं। उसके बाद हमको नक्शा प्रोवाइड करवाए गए। तो IRS, ये याद रखिए कि लियो पे IRS सैटेलाइट लॉन्च होता है। इसका एग्जांपल आप एस्ट्रोसैट भी दे सकते हैं। उसके बाद ये जासूसी सैटेलाइट हैं, वो सारे जो होंगे किस में होंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। जासूसी सैटेलाइट, IRS, ठीक है, मैपिंग सैटेलाइट, ये सारे किसके हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट के। ठीक है, चूँकि ये जो सैटेलाइट हैं आपके, मान लीजिए ये कोई सैटेलाइट है, वो क्या करेगा, अब पृथ्वी देखिए कैसे मूव कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो ये जो सैटेलाइट है ये जब मूव करेगा तो क्या करेगा, फ़ोटो खींचते हुए जाएगा। अब पृथ्वी भी रोटेट कर रहा है तो ये फ़ोटो कैसे लेगा, ये इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा।
ठीक है। ये प्रत्येक बार जब रोटेट करेगा तो इस तरह से पाथ पे क्या करेगा, ये फ़ोटो लेते हुए आएगा और 24 घंटे में क्या करेगा, पूरे पृथ्वी का फ़ोटो ले लेगा ये, ठीक है। ये मैपिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर इस तरह से स्ट्रिप बाय स्ट्रिप करके ये क्या करेगा, पूरे अर्थ का फ़ोटो ले लेता है। ये पोलर सैटेलाइट का काम है, ठीक है। अब देखिए मियो का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2000 से 35,000 किलोमीटर तक, ठीक है। 2000 से 35 किलोमीटर तक का जो रेंज होगा वो क्या होगा, आपका मियो का रेंज होगा। एक चीज़ समझिए कि ये जो अर्थ है यहाँ पर सैटेलाइट है, अगर हम बात करें पोलर सैटेलाइट की, तो पोलर सैटेलाइट या जो हमारे लियो का सैटेलाइट होगा वो क्या करेगा, इतने ही एरिया को कवर कर पाएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे मियो की तो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, तो इसका जो होगा कैप्चरिंग रेंज जो होगा वो ज़्यादा होगा मियो का, क्योंकि क्या होता है सैटेलाइट जैसे जैसे दूर जाता है उसका पृथ्वी को कवर करने का डिस्टेंस तो बढ़ जाता है, कवरिंग एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा रेडियस भी बढ़ रहा है। ये इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है पोलर सैटेलाइट, और ये मियो वाला सैटेलाइट है जो इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। तो रेडियस क्या हो गया, अर्थ के सरफेस से ज़्यादा हो गया, और रेडियस ज़्यादा होगा तो उसको लगने वाला समय भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मियो पर जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो ट्रेवल करेगा, वो क्या करता है कि 12 घंटे में पृथ्वी का एक रोटेशन करता है, ठीक है। तो आवर्तकाल कितना है इसका, एक चक्कर कितने में करता है ये, 12 घंटे में, तो 24 घंटे में 2 चक्कर लगाता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ा तो आप केपलर के नियम के अनुसार से क्या हो जाएगा, और उस नंबर ऑफ लगने वाला जो उसको आवर्तकाल है, नंबर ऑफ चक्कर जो होंगे कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब आपका चक्कर कम लगेगा। तो अब क्या हो रही है, 24 घंटे में केवल 2 चक्कर लगा पा रहा है। और हम पोलर सैटेलाइट का देखते थे उसका आवर्तकाल 90 से 130 मिनट का होता था, तो कई चक्कर लगा लेता था पृथ्वी का, लेकिन इसका इसका रेंज बढ़ गया, ये पृथ्वी को ज़्यादा कवर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू किसके, पोलर सैटेलाइट की। पोलर सैटेलाइट को हम लोग इमेजिंग के लिए इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अर्थ सरफेस के बहुत नियर से होकर गुजरता है और हमको क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। मियो की खासियत ये है कि यहाँ से आप अच्छा सिग्नल भी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा इमेज भी, ठीक है। इसकी विशेषता है कि ये इस सैटेलाइट पे यहाँ पर जो हम लॉन्च करेंगे सैटेलाइट, उससे हम सिग्नल भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं और इमेज भी, तो इसकी खासियत है। इसके एग्जांपल आप देखिए, जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट हैं, एग्जांपल क्या है इसके, नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट जो होंगे वो सब मियो के सरफेस पे होंगे। ये नेविगेशन सैटेलाइट क्या है, जैसे कि आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोनॉस है रशिया का, ठीक है, और गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का। तो इस तरह से जो हमारे जीपीएस टेक्नोलॉजी, ये सारे जीपीएस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है, पोजिशनिंग सिस्टम है ये सब। तो ये जो कहाँ होता है, ये हमेशा मियो पे होता है, ठीक है, ये हमेशा कहाँ होगा, मियो पे होगा। पर आप याद रखिए भारत का जो IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, वो मियो पे नहीं है। हमारा जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो मियो पे नहीं, वो कहाँ पर है, जियो पे है, ठीक है, वो कहाँ पर है, जियो पे। उसका भी कारण है क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये क्या है, ग्लोबल सैटेलाइट है, ठीक है, ये इसमें ये पूरे अर्थ को कवर करेंगे, और हमारा जो नेविगेशनल सैटेलाइट है वो केवल 1500 किलोमीटर रेंज को कवर करता है, इसलिए वो हमारा जियो पे है। और ये क्या है, पूरे अर्थ को कवर कर रहा है, ग्लोबल है, तो इसमें नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स भी ज़्यादा लगते हैं। तो पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए को कम से कम 24 सैटेलाइट चाहिए, जीपीएस में कम से कम 24 सैटेलाइट चाहिए पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए, तब वो पूरा हो पाता है। तो बस ये याद रखिए कि मियो में होता है नेविगेशन सैटेलाइट, जीपीएस है, ग्लोनॉस है, गैलीलियो है, बाइडो है, जितने भी हैं सब ये इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब जो तीसरा है हमारा इम्पॉर्टेंट है, जियो। जियो कौन सा सरफेस है आपका, ये होगा 35,786 किलोमीटर वाला, जो कि लगभग इसको 36,000 हम लोग लिख देते हैं। इस ऊंचाई पर इस ऊंचाई पर हम जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो क्या होगा, आपका जियो होगा, जियो अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 तरह की कक्षा होते हैं, हम बोलेंगे ऑर्बिट होते हैं। एक तो होता है जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट,
और एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जनरली इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि जियो साइनोक्रोनस क्या है और जियो स्टेशनरी क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है, जियो पे है, यह लिखते हैं जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट, और एक होता है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक, अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और है कि मियो पे याद रखना, इंडिया का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, हमारे जितने भी सैटेलाइट है वो लियो पे है या तो जियो पे है। ठीक है, मियो पे एक भी नहीं है क्योंकि हमारा वहाँ पास हम लॉन्च ही नहीं करते, या तो हम लियो पे लॉन्च करते हैं या तो जियो पे लॉन्च करते हैं। ठीक, अब देखिए जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट में और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मेन क्या मुद्दा है इसमें, आप देखेंगे कि जियो साइनोक्रोनस से स्टार्ट करता हूँ। जियो साइनोक्रोनस को देखिए, ये मान लीजिए इक्वेटर है अर्थ का, ठीक है, और जियो साइनोक्रोनस जो होता है ये पृथ्वी की परिथा कुछ इस तरह से मूव करता है। जियो साइनोक्रोनस का जो कक्ष होगा, वो जो ये कक्षा है उसकी, जिस पे क्या होगा, सैटेलाइट मूव करेगा। जियो साइनोक्रोनस में कोई सैटेलाइट क्या होगा, इस कक्ष के परिथा मूव कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अर्थ से एक इंक्लिनेशन है इसका, ठीक है, ये अर्थ से क्या हुआ, कुछ इंक्लाइंड है। तो ये जो इंक्लाइंड वाला जो होता है ये होता है आपका जियो साइनोक्रोनस। अब इसमें खासियत क्या है, ये पूरे पृथ्वी को कवर कर रहा है, पहली बात। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका परास जो होता है, रेंज जो होता है वो जियो स्टेशनरी से ज़्यादा होता है, ये पूरे पृथ्वी को कवर कर रहा है। दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर आपको कोई सैटेलाइट 12 बजे दिखाई देता है ठीक आपके सिर के ऊपर, ठीक है, कोई सैटेलाइट 12 बजे आपको ठीक आपके सिर के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप पाएंगे कि अगले दिन भी ठीक 12 बजे आपको वो सैटेलाइट आपके सिर के ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो अगले दिन भी 12 बजे, ठीक 12 बजे वो सैटेलाइट आपके सिर के ऊपर दिखेगा। तो ये किस में होगा, जियो साइनोक्रोनस में होगा। ठीक है, कि मेरे को सेम टाइम पर रोज़ वो सैटेलाइट मेरे को अपने ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये किस में हो रहा है, जियो साइनोक्रोनस में। जियो स्टेशनरी में क्या होता है, ठीक, तो जियो स्टेशनरी में क्या होता है कि जो सैटेलाइट होगा वो जो होगा हमारे इक्वेटर के ऊपर मंडराता रहता है। ठीक है, इक्वेटर यानी कि हमारा भूमध्य रेखा, ये जस्ट उसके ऊपर मंडरा रहा है, उसी वाली पट्टी पे ये मूव कर रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, तो जो वस्तु और जो सैटेलाइट है उसकी जो पोजीशन होगी वो स्टेशनरी होगी। ठीक है, वस्तु के सापेक्ष जो आपका सैटेलाइट है उसकी स्थिति कैसी होगी, स्टेशनरी होगी। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको अभी सैटेलाइट दिख रहा है, आपके ऊपर सैटेलाइट है, आप कहीं भी जाएं सैटेलाइट आपके पीछे पीछे ही रहेगा। ठीक है, सैटेलाइट आपके पीछे पीछे ही होंगे, मतलब आप दिन भर में कभी भी देखो, कैसे भी देखो, वो सैटेलाइट हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। तो ये होता है आपका जियो स्टेशनरी में, आपके साथ वो स्टेशनरी है, मतलब वो आपके साथ चिपका हुआ है। पर जियो साइनोक्रोनस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको दिखता है, फिर अगले दिन फिर उसी टाइम पे आपको दिखेगा। तो ये होता है। ठीक है, और इन कक्षा में हम कैसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जो कि संचार होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। तो सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, मौसम पूर्वानुमान सैटेलाइट्स हैं, वो सारे किस में होंगे, आपके जियो ऑर्बिट में होंगे। ठीक है, तो जियो में हम क्या लॉन्च करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बिल्कुल याद रखिए। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारा कहाँ होता है, जियो में। ठीक है, हमारा क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसेट है। ठीक है, और मौसम संबंधी जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं वो सारे जियो और जियो स्टेशनरी में होते हैं, मतलब जियो साइनोक्रोनस या जियो स्टेशनरी में ऑर्बिट में होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी हमारा जो एंटीना होता है घर का, वो हमेशा एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होता है, उसको हमको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि देखिए इनका, हाँ, सबसे मेजर बात ये बताना भूल गया मैं कि इनका जो आवर्तकाल होता है वो ऐसा क्यों हो रहा है। इनका जो आवर्तकाल होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड एग्जैक्टली पृथ्वी के जितना ही होता है। पृथ्वी अपने एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगाता है उतना ही टाइम ये लगा रहा है, इसलिए स्टेशनरी है हमारे साथ। दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों को इतना ही टाइम लगता है। और कितने किलोमीटर पे ये, 35,000 36,000 पे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जियो साइनोक्रोनस से जियो स्टेशनरी में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे साथ स्टेशनरी दिखाई देता है और हमको उसका सिग्नल बराबर मिलता रहता है। तो ये था आपका जियो साइनोक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।
एक होता है हाई अर्थ ऑर्बिट, उसको देख लीजिए। हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मान लीजिए कि अर्थ है तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी और इसको बोलते हैं एपोजी। इस हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या होगा कि एक बार जो होगा जो आपका सैटेलाइट हो पृथ्वी के बहुत पास होगा और एक टाइम पे क्या होगा पृथ्वी के बहुत दूर होगा। जब सबसे पास होगा तो उस समय सैटेलाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और जैसे ही दूर जाएगा तो उसके यहाँ पर सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो पास होगा तो उसको चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जैसे ही दूर जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। एक हुआ। दो टर्म्स और आते हैं, एक है आपका सन साइनोक्रोनस सैटेलाइट। क्या है? सन साइनोक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। ये भी कैसा सैटेलाइट होता है? पोलर सैटेलाइट होता है। याद रखिए सन साइनोक्रोनस कुछ नहीं है, ये भी पोलर सैटेलाइट है। वन पोल टू पोल मूव करता है ये भी, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है? पोल टू पोल मूव करता है। बस खासियत ये है कि ये सैटेलाइट जब भी जिस पॉइंट पे भी जाएगा उस पॉइंट पे क्या होगा, सूर्य की रोशनी इसको हमेशा मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर ये सैटेलाइट दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में भी हमेशा उसको सूर्य मिलेगा, अच्छा धूप मिलेगा। जैसे ये जापान पहुंचेगा इसको जापान में भी सूर्य मिलेगा। तो मतलब जिस पॉइंट से भी जाएगा उस पोलर में उसको हमेशा सूर्य की रोशनी अवेलेबल होगी 24 घंटे। तो इसका इंक्लिनेशन इस तरह से होता है कि इसको हमेशा सूर्य की रोशनी मिलती है। और यहाँ हमेशा हम कौन सा सैटेलाइट यूज़ करेंगे? IRS यूज़ करते हैं, इंडियन रिमोट सैटेलाइट, जिससे हमको क्या चाहिए, हमको सूर्य की रोशनी में दृश्य प्रकाश का उपयोग करके या इंफ्रारेड का उपयोग करके, रेस का उपयोग करके इमेजिंग करना होगा, तब हम सन साइनोक्रोनस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एक है आपका GTO। ये क्या होता है? GTO क्या होता है? जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट। अब ये जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या है? जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या है? जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट को समझिए कि मान लीजिए ये कोई अर्थ है और अर्थ के चारों ओर ये कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है। आपको पता है कि क्या हो रहा है, सैटेलाइट क्या हो रहा है, इस अर्थ के चारों ओर मूव कर रहे हैं। तो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। जैसे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जो होता है सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो 7.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इस तरह से वो मूव करता रहता है। अब मूव कर रहा है, अब हमको इसको दूसरी कक्षा में ले जाना है। जैसे कि आपने मंगलयान पिक्चर में देखा होगा, उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुँचाने के लिए फिर ऐसा करके दीर्घवृत्ताकार पथ पे वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये कोई सैटेलाइट है, इसको हमको क्या करना है, इस कक्षा में भेजना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि सैटेलाइट इस कक्षा में आए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जब ये मूव करता रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये उस कक्ष को छोड़कर दूसरे कक्ष में प्रवेश कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थ्रस्ट देते हैं, ठीक है, थ्रस्ट देते हैं। जैसे ही थ्रस्ट देंगे क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उछल के वो इस ऑर्बिट पे आ जाएगा। अब यहाँ जो इस वेलोसिटी होगी वो इस ऑर्बिट को रिक्वायर्ड वेलोसिटी के बराबर होगी। तो क्या करेगा, वो इस कक्ष के परिता मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट होगा, क्योंकि हमको इसको क्या कर रहे हैं, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमेन ट्रांसफ़र ऑर्बिट भी है। इसको हम लोग होमेन के नाम से भी जानते हैं, होमेन ऑर्बिट, है ना। इसको हम लोग होमेन ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। कैसा होता है, ये दीर्घवृत्ताकार है, ये भी दीर्घवृत्ताकार पथ है ये। तो इसको हम लोग होमेन ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट। तो ये रहा कुछ बेसिक्स ऑर्बिट के जिसको हमको जानना था। अब इसके आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे क्या, हमारे लॉन्चिंग स्टेशंस क्या क्या हैं।